हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जीत और आपका स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी कैन बी डन में। और आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बेवुल्फ के बारे में। बेवुल्फ एक ऐसे हीरो हैं जिन्होंने अपने पराक्रम, शौर्य, अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपना नाम जो है वो इतिहास के पन्नों में बहुत पहले दर्ज कराया। यानी अगर हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट महाकाव्य है, पहला महाकाव्य ऐसा बोल सकते हैं। So Beowulf is an Old English epic poem consisting of 3182 alliterative lines. It may be the oldest surviving long poem in Old English and is commonly cited as one of the most important works of Old English literature. ये 3182 alliterative lines में लिखी गई कविता है ना, सबसे पुरानी कविता इसे माना जा सकता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की, जो आज की डेट में उपलब्ध है और एक बहुत महत्वपूर्ण वर्क है ये इंग्लिश लिटरेचर का। The date of composition is a matter of contention among the scholars. The only certain date pertaining to the manuscript which was produced between 1975-1025. एग्जैक्ट डेट इसकी उस समय के स्कॉलर्स को भी नहीं पता है, लेकिन सबका इतना मानना है कि तमाम विरोधाभास होने के बावजूद कि 975 से लेकर 1025 के बीच में इसको लिखा गया। The author was an anonymous Anglo-Saxon poet referred to by the scholars as the Beowulf poet. पोइट का एग्जैक्ट नाम भी नहीं पता है, तो इसलिए जो स्कॉलर्स हैं द बेवुल्फ पोइट के नाम से जानते हैं। लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई है? लैंग्वेज यूज़ की गई वेस्ट सेक्सन डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। इसका फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन दुनिया ने देखा 1815 में, जो थॉर्केलिन नाम से पब्लिश हुआ। जॉनर इसका एपिक हीरोइक पोइट्री। तो आइए शुरू करते हैं इसको। एक ऐसे हीरो की कहानी, एक ऐसे जांबाज हीरो की कहानी जिससे बहुत लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी और उन सबकी उम्मीदों पर खरा उतरा, जिसने अपना नाम अपने देश में ही नहीं बाकी अन्य देशों में भी फैलाया। यदि आपको बहादुरी, पराक्रम, शौर्य, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और डिटर्मिनेशन टू टेक वेंजेंस यानी बदला लेने के लिए प्रतिबद्धता, यदि ऐसी चीज़ें आपको थ्रिल करती हैं तो निश्चित रूप से आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो द टॉपिक इज़ द बैटल्स ऑफ बेवुल्फ, द गिटिश इन यूथ एंड ओल्ड एज। यानी कि बेवुल्फ के द्वारा लड़े गए युद्ध, जो कि एक गिटिश हीरो थे, उनकी जवानी में और ओल्ड एज में भी। तो आइए सबसे पहले इस एपिक के हम कैरेक्टर्स देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर, द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द एपिक इज बेवुल्फ, है ना। एक गिटिश हीरो है, वो फाइट्स द मॉन्स्टर ग्रेंडल, ग्रेंडल्स मदर एंड अ फायर ब्रीदिंग ड्रैगन। जो बेसिकली तीन मुख्य युद्ध आपको बैटल्स इसमें आपको देखने को मिलेंगी इस एपिक में। पहली ग्रेंडल के साथ, दूसरी ग्रेंडल की मदर के साथ और तीसरी एक फायर ब्रीदिंग ड्रैगन के साथ। बेवुल्फ्स बोस्ट एंड ऑल एनकाउंटर्स रिवील हिम टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एबलेस्ट वॉरियर अराउंड। जितनी इस महाकाव्य में बताया गया है, उनकी जितनी तारीफ की गई है उनकी बहादुरी की, तो जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता जाएगा तो आप ये मानने को रेडी हो जाएंगे कि वो समय का, अपने समय के सबसे ताकतवर और सबसे ज़्यादा योग्य योद्धा थे। इन हिज यूथ ही पर्सोनिफाइज ऑल ऑफ द बेस्ट वैल्यूज ऑफ द हीरोइक कल्चर। इन ओल्ड एज ही प्रूव्स द वाइस एंड इफेक्टिव रूलर। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने सारे ही गुणों का प्रदर्शन किया जो कि हीरोइक कल्चर में, यानी कि हीरो के अंदर जो गुण सारे होने चाहिए। और अपनी वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में भी वो एक अच्छे सम्राट बने। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है किंग ह्रोथगर, द किंग ऑफ डेन्स। ह्रोथगर एंजॉयज मिलिट्री सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी अंटिल ग्रेंडल टेरराइजेस रियाम, अ वाइड एंड एजेड रूलर। ह्रोथगर रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीडरशिप फ्रॉम दैट एग्जिबिटेड बाय द यूथफुल वॉरियर बेवुल्फ। ही इज अ फादर फिगर टू बेवुल्फ एंड अ मॉडल फॉर द काइंड ऑफ किंग दैट बेवुल्फ बिकम्स। अब किंग ह्रोथगर क्या हैं? ये डेन्स के राजा हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है इनके साम्राज्य में। इनके पास मिलिट्री सक्सेस भी है, इनके पास संपन्नता भी है इनके राज्य में। लेकिन जब ग्रेंडल नाम का ये मॉन्स्टर आ जाता है और वहाँ पे उनकी प्रजा को परेशान करना शुरू कर देता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो एक बहुत ही समझदार और वृद्ध रूलर है एक, लेकिन जिस तरह की लीडरशिप बेवुल्फ के अंदर दिखाई देती है और किंग ह्रोथगर की जो लीडरशिप है, वो दोनों ही बहुत अलग अलग तरह के पर्सोना है, दोनों की पर्सनैलिटीज बहुत डिफरेंट है। बेवुल्फ के लिए एक फादर फिगर है और एक रोल मॉडल है कि आगे चल के बेवुल्फ कैसे राजा बनते हैं। ग्रेंडल डेमन descended from the biblical Cain. Grendel preys on Hrothgar's warriors in the king's maid hall, heroic because his ruthless and miserable existence is part of the retribution exacted by God for Cain's murder of Abel. Grendel fits solidly within the ethos of vengeance that governs the theme of the poem. ग्रेंडल क्या है? एक मॉन्स्टर है जो एक बाइबलिकल केन से आया है, उस वंश से, और वो शिकार करता रहता है ह्रोथगर्स के वॉरियर्स का। कहाँ पर? जो उनका जो मेड हॉल, जो उन्होंने हीरोइक नाम से जो मेड हॉल बनवाया है नया, और उसका जो एग्जिस्टेंस है उसको अगर पूरी देखेंगे तो वो लगता ही ऐसा है कि हाँ ये सिर्फ ये बदला लेने के लिए आया है एबिल का। तो वो जिस तरह से उसका चरित्र गढ़ा गया उसको पूरी तरह से वो सूट करता है। और जो थीम है इस पोएम का वो भी वेंजेंस ही है, यानी कि मेन थीम को ये पूरी तरह से जस्टिफाई करता है ग्रेंडल।
तो ये पहला युद्ध जो होता है वो ग्रेंडल के साथ होता है। Second is Grendel's mother. An unnamed swamp hag, Grendel's mother seemed to possess fewer human qualities than Grendel, although her tradition of heroic is explained by desire for vengeance, a human motivation. ये ग्रेंडल की माँ है, वो भी एक ऐसी लेडी हैं जो कि उनके पास तो और जैसे ग्रेंडल में जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं उससे कम उसकी मदर में है ये। तो ये सेकंड फाइट जो सेकंड युद्ध होता है ग्रेंडल की मदर के साथ होता है। वो भी वहाँ पे हेरोड में आके काफ़ी टेरराइजेशन फैलाती हैं क्योंकि वो बदला लेना चाहती हैं अपने बेटे का। नेक्स्ट है ड्रैगन, एन एंशिएंट पावरफुल सर्पेंट, द 50 feet फायर फीलिंग ड्रैगन गार्ड्स अ होड ऑफ ट्रेजर इन द हिडन माउंट। विल्स फाइट द ड्रैगन कॉन्स्टिट्यूट थर्ड एंड फाइनल पार्ट ऑफ द एपिक। ये है कि बहुत पुराना ड्रैगन है जिसके मुंह से आग निकलती है, 50 फीट लंबा है, और एक जो लॉस्ट रेस थी उनका एक खजाना है जिसका कोई वारिस नहीं है, उसकी रक्षा करना इसका काम है। और लेकिन वहाँ से कुछ चोरी हो जाने की वजह से ये बहुत खफा हो जाता है और ये वहाँ पर लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। तो इसकी जो फाइट होती है बेवुल्फ की, वही इस एपिक की आखिरी और फाइनल लड़ाई है। Shieldsheften, the legendary Danish king from whom Hrothgar is descended. Shieldsheften is a mythical founder who inaugurates a long line of Danish rulers and embodies the Danish tribe against highest values of leadership, heroism and leadership. The poem opens with a brief account of his rise from orphan to war king, concluding that was one good king. Shieldsheften ये है कि जिस वंशावली से किंग ह्रोथगर आते हैं तो उसकी स्थापना जो है वो शील्डशेफ्सन ने की है। ये एक महान किंग हैं और उन्होंने ही उसकी स्थापना की है और उनके अंदर ऐसे गुण डाले हैं कि अच्छी वैल्यूज, अच्छे संस्कार हैं, हीरोइज्म है, लीडरशिप है उन लीडर्स के अंदर। और जो पोएम शुरू होती है वो उन्हीं के अकाउंट से शुरू होती है कि कैसे वो एक मतलब द लाइन यूज्ड इज दैट वाज वन गुड किंग, और ये एक ऑर्फन थे जो कि बड़े होकर एक वॉरियर किंग बने। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है ब्यू, द सेकंड किंग लिस्टेड इन द जेनोलॉजी ऑफ डैनिश लीडर्स। ये सेकंड किंग है उस जेनोलॉजी में with which the poem begins. Bew is the son of Shieldsheften and father of Halfdane. ये Shieldsheften के बेटे हैं और Halfdane के फादर हैं। The narrator presents Bew as a gift from God to a people in need of a leader. नैरेटर इस तरह से इन्हें प्रस्तुत करता है कि Bew जो है वो एक तोहफा है ईश्वर की तरफ से ऐसे लोगों की जिनको सच में ज़रूरत है। He exemplifies the maxim behavior that's admired is the path to power among people everywhere. और इस बात को वो पूरी तरह से साकार करते हैं, मतलब ये बात उन पर पूरी तरह से फिट बैठती है कि बिहेवियर दैट्स एडमायर्ड इज अ पास टू पावर अमंग पीपल एवरीवेयर, कि आपका व्यवहार ही है जो आपको लोगों के बीच में ताकत और प्रतिष्ठा दिलाता है। Halfdane, the father of Hrothgar, Hrothgar, Helga and unnamed daughter who married the king of Swedish. Halfdane succeeded Bew as the ruler of Danes. ये ह्रोथगर के फादर हैं और इनके साथ हैं Hrothgar, Helga एंड unnamed daughter, ये उनके बच्चे हैं। और जिसने जो डॉटर है उसने शादी की एक स्वीडिश किंग से। हाफडेन जो है उसके बाद ब्यू के बाद राज करते हैं। वेल्दो, ह्रोथगर्स वाइफ, द ग्रेशियस क्वीन ऑफ डेन्स, ये ह्रोथगर की वाइफ है, वेल्दो इनका नाम है। अनफर्थ इज अ डैनिश वॉरियर हु इज जेलस ऑफ बेवुल्फ। अनफर्थ इज अनेबल और अनविलिंग टू फाइट ग्रेंडल, दस प्रूविंग हिमसेल्फ इन्फीरियर टू बेवुल्फ। अब ये एक डैनिश वॉरियर है जो जलता है, किससे? बेवुल्फ से जलता है, और ये फाइट नहीं कर पाता ग्रेंडल से, मना कर देता है, इसलिए ये खुद ही प्रूव कर देता है कि ये उतना महान या ताकतवर नहीं है जितना कि बेवुल्फ है। Wiglaf, one of the Beowulf's kinsmen and Thanes, is the only warrior brave enough to help the hero in his fight against the dragon. Wiglaf conforms perfectly to the heroic code in which he is willing to die attempting to defeat the opponent and more importantly to save his lord. विगलाफ ये बेवुल्फ का एक साथी है, उसका थेन्स है, यानी कि उनका साथ के जो योद्धा हैं वो हैं। ये इकलौता वॉरियर है जो इतना ब्रेव है कि उसके अंदर भी हीरोइज्म दिखता है कि वो ड्रैगन से लड़ने के लिए भी तैयार है, हीरोइक कोड को पूरी तरह फॉलो करता है, वो दुश्मन को हराने के लिए भी अपनी जान देने के लिए तैयार है, और अपने जो लॉर्ड है उसका बेवुल्फ, उसको बचाने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए बिल्कुल मरते दम तक खड़ा है। हाइग्लैक बेवुल्फ के अंकल हैं, किंग ऑफ द गीट्स एंड हस्बैंड ऑफ हाइट। ये बेवुल्फ के अंकल हैं, गीट्स के किंग हैं और हाइट के हस्बैंड हैं। हाइग्लैक हर्टली वेलकम्स बेवुल्फ बैक फ्रॉम डेनमार्क। जब डेनमार्क से आता है बेवुल्फ तो ये उसको बहुत खुले दिल से इसका स्वागत करते हैं। हाइग्लैक्स वाइफ, द यंग ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट क्वीन ऑफ द गीट्स, ये गीट्स की क्वीन है। हाइट इज कॉन्ट्रास्टेड विद क्वीन मॉडरेथ। बेवुल्फ गिव्स हाइट 3 हॉर्सेस। ये जो कैरेक्टर है हाइट, ये कॉन्ट्रास्ट करता है क्वीन मॉडरेथ से। क्वीन मॉडरेथ के बारे में आगे हम समझेंगे। और बेवुल्फ जो है इनको 3 घोड़े भी भेंट करते हैं हाइट को।
एक था बिवुल्फ फादर हाइगलेक्स ब्रदर इन लॉ एंड ह्रोथगर्स फ्रेंड। ये ह्रोथगर के दोस्त हैं, बिवुल्फ के पिता हैं और हाइगलेक्स के ब्रदर इन लॉ हैं। Igor is dead by the time the story begins, but he lives on through the noble reputation that he made for himself during his life and his dutiful son's remembrances। जब ये कहानी शुरू होती है, जब ये एपिक स्टार्ट होती है, तब तक वो उस समय इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बारे में जितनी बात होती है उससे समझ में आता है कि उनकी एक बहुत अच्छी छवि थी, उन्होंने जो अपने लिए बनाई अपनी पूरी लाइफ के दौरान, और बाद में उसको उनके बेटे ने भी आगे ही बढ़ाया। रिथिल द गिटिश किंग हु टुक बीवुल्फ इन एज अ वार्ड आफ्टर डेथ ऑफ इग्दो, बीवुल्फ्स फादर। ये एक गिटिश किंग है जिन्होंने बीवुल्फ का ध्यान रखा जब उनके फादर एक्सपायर हुए। ब्रेक्का बीवुल्फ्स चाइल्डहुड फ्रेंड whom he defeated in a swimming match, Unferth alludes to the story of their contest and Beowulf then relates it in detail। ब्रेक्का ये उसके चाइल्डहुड की, बीवुल्फ के चाइल्डहुड की एक फ्रेंड है जिसको उसने एक स्विमिंग मैच में हराया था। ये कहानी जब अनफर्थ से बात करते करते, अनफर्थ जब उसका जिक्र लेके आता है, तब बीवुल्फ इस पूरी स्टोरी को बताता है। क्वीन मॉडरेथ, अ विक्विड क्वीन ऑफ लेजेंड हु पनिशेस एनीवन हु लुक्स एट हर द रॉन्ग वे। मॉडरेथ स्टोरी इज टोल्ड इन ऑर्डर टू कंट्रास्ट हर क्रूरल्टी विद हिज जेंटल एंड रीजनेबल बिहेवियर। जो एक क्वीन मॉडरेथ है वो एक विकेट क्वीन है और उन्हें बहुत घमंड है अपनी ताकत का। ये कोई भी उनकी तरफ जो गलत नज़र से देखता है तो उसको ये पनिश कर देती हैं। उनकी स्टोरी इसलिए बताई जाती है ताकि मतलब उनकी जो क्रूरल्टी है उसको दिखाई जा सके, हिट का जो जेंटलनेस और रीजनेबल बिहेवियर उन दोनों को मैच करने के लिए। Beowulf is considered an epic poem in that the main character is a hero who travels great distances to prove his strength at impossible odds against supernatural demons and beasts। Beowulf एक एपिक पोएम इसलिए मानी जाती है ग्रेट क्योंकि इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक ऐसा हीरो है जो कि दूर दराज तक भी जाने के लिए तैयार है। जहाँ पर भी किसी कोई समस्या होती है, कहीं पर किसी तरह की दैत्य आ गए, मॉन्स्टर आ गए, राक्षस आ गए, जिनसे लड़ना जो है आम आदमी की बात नहीं। हर आदमी के अंदर इतना हिम्मत, दिलेरी या ताकत नहीं होती, लेकिन बिवुल्फ जो है वो इसके लिए बहुत ही फेमस है। द पोएम ऑल्सो बिगिन सिंपली इन द मीडियस और सिंपली इन द मिडल ऑफ थिंग्स विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एपिक्स ऑफ एंटिक्विटी। जैसे हम पढ़ा है, जब हम फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पढ़ते हैं तो जो एपिक्स हैं, स्पेसिफिकली जो ओल्ड एपिक्स है जिन्हें एपिक्स ऑफ एंटिक्विटी भी कहते हैं, तो वो मीडियस में शुरू होते हैं, यानी कहानी बीच में से शुरू होती है, इन मिडल ऑफ द थिंग्स। तो ये भी बीच में ही शुरू होती है, कहानी शुरू से नहीं स्टार्ट होती है। Although the poem begins with Beowulf's arrival, Grendel attacks have been an ongoing event, an elaborate history of characters and their lineage spoken of, as well as their interrelations with each other, depths oved and repaid and deeps of valor। हालांकि पोएम जो है वो बेवुल्फ के अराइवल पे शुरू होती है, लेकिन जो ग्रेंडल के जो अटैक्स थे उससे पहले ही, मतलब पहले से ही चल रहे थे ग्रेंडल के अटैक्स, कि ऐसा नहीं कि इसके बेवुल्फ के आने के बाद उसने अटैक स्टार्ट किए, उससे पहले ही उसकी वजह से वहाँ की प्रजा को, जो किंग ह्रोथगर का जो राज था डेन्स, वहाँ पर वो परेशान कर रहा था। एक एलैबोरेट हिस्ट्री बताई जाती है सारे कैरेक्टर्स की एंड देयर लीनिएजेस, कि उनकी क्या वंशावली है उसके बारे में बात की जाती है, उसके बाद उनके आपस में क्या रिश्ते हैं, इंटररिलेशंस के बारे में बात की जाती है, किसने क्या क्या किसके ऊपर एहसान किए हैं और कौन से चुकाए गए हैं, और बहादुरी की जो कारनामे हैं उनके ऊपर बात की जाती है। द वॉरियर्स फ्रॉम ब्रदरहुड लिंक बाय लॉयल्टी टू द लॉर्ड, और जो वॉरियर्स हैं वो ये भी बताया जाता है कि जो योद्धा हैं वो एक दूसरे से और अपने जो उनका जो लॉर्ड है उसके लिए कितने समर्पित हैं। What is unique about Beowulf is that a poem actually begins and ends with a funeral। इसको भी आप ध्यान रखिएगा पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यूनिक थिंग Beowulf के बारे में ये है कि ये फनरल से स्टार्ट होती है और फनरल पर ही खत्म होती है, यानी जो पोएम की स्टार्टिंग है वो भी फनरल से स्टार्ट होती है और जो पोएम जो एंड होती है वो भी फनरल पे खत्म होती है। At the beginning of the poem, the king hero Shilshepson dies and there is a huge funeral for him। At the end, when Beowulf dies, there is also a massive funeral for Beowulf। स्टार्टिंग में इसको भी आप एग्जाम पॉइंट के रूप में याद रखें कि शील्डसेप्शन का होता है जो फर्स्ट फनरल होता है, और काफ़ी बड़ा फनरल होता है क्योंकि एक महान राजा थे। उसके बाद एंड में जब बेवुल्फ की जब डेथ होती है तब भी एक मासिव फनरल होता है बेवुल्फ के लिए। तो दो फनरल आपको देखने को मिलेंगे इस एपिक में। फर्स्ट इज ऑफ शील्डसेप्शन एंड सेकंड इज ऑफ बेवुल्फ। फर्स्ट इज इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले, स्टार्टिंग ऑफ द पोएम, एंड द सेकंड वन इज इन एट द एंड ऑफ द पोएम। फर्स्ट बैटल विद ग्रिंडल। अब इसमें मुख्य जो है कहानी को हम इसको समराइज करने के लिए हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं। जो तीन मेजर युद्ध जो लड़े गए उनके ऊपर ये कहानी है। तो फर्स्ट बैटल जो होती है वो ग्रेंडल से होती है। Beowulf begins with the story of Hrothgar, who constructed the great hall Herod for himself and his warriors. In it, he, his wife Wildo, and his warriors spend this time singing their time and celebrating. Grendel, a troll-like monster said to be descended from Valkyrie, is pained by the sounds of joy.
कहानी जो बेवुल्फ की स्टोरी में शुरू होती है ह्रोथगर से, जिन्होंने एक महान राजा है, उन्होंने एक अपने लिए ग्रेट हॉल बनवाया है अपने लिए और अपने योद्धाओं के लिए। वहाँ पे वो, उनकी पत्नी वेल्डॉ, उनके वॉरियर्स जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है, जलसा चल रहा है। अब ग्रेंडल जो कि एक मॉन्स्टर है, जो कि एक बाइबलिकल क्लैन से आता है, वो उसको आवाज़ सुन के जो है वो इरिटेट हो जाता है, उसे बदला तो उसे एविल का लेना ही होता है। तो ग्रेंडल अटैक्स द हॉल एंड किल्स and Hrothgar and his people become helpless and Grendel have to abandon Harrit. Result, a young warrior from Geat lead herd of Hrothgar's troubles and with his king's permission leaves his home land to assist Hrothgar. अब ग्रेंडल के जो अटैक होते हैं उसमें वो उसके बहुत सारे लोगों को मार देता है और Hrothgar जो है परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उससे रहने वाला उनके पास कोई ऐसा योद्धा नहीं होता है जो उस ग्रेंडल नाम के मॉन्स्टर से उनकी और उनकी प्रजा की रक्षा कर पाए। तो जो हेरोड नाम का जो लीडर बनाया था, जो जगह थी, उसको छोड़ना पड़ता है। तो फाइनली एक यंग वॉरियर फ्रॉम गीट्स, जब उसे मालूम पड़ता है कि ह्रोथगर इतने परेशान हैं, तो वो अपने किंग की परमिशन लेके अपना होमलैंड छोड़ के ह्रोथगर की मदद करने के लिए आता। When Grendel enters the hall, Beowulf leads up to claim Grendel's hand. Grendel and Beowulf battle each other violently. Beowulf's retainers draw their swords and rush to his aid, but their blades can't pierce Grendel's skin. जैसे ही ग्रेंडल वहाँ पे पहुँचता है हॉल में, तो बेवुल्फ जो है उसको ग्रेंडल का हाथ पकड़ लेता है, दोनों एक दूसरे से युद्ध करना शुरू कर देते हैं। बेवुल्फ के जो रिटेनर होते हैं वो अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उसकी मदद करने जाते हैं, बट उनकी जो तलवार है वो उसकी स्किन को भी पियर्स नहीं कर पाती, यानी स्किन के अंदर नहीं घुस पाती, इतनी मजबूत चमड़ी होती है उसकी स्किन की। फाइनली बेवुल्फ टीयर्स ग्रेंडल्स आर्म्स फ्रॉम हिज बॉडी एट द शोल्डर एंड ग्रेंडल रन्स टू हिम इन द मार्शेस वेयर ही डाइज। लेकिन ये तो ताकतवर होता है, पराक्रमी योद्धा होता है बेवुल्फ, तो ये जब उनकी तलवारें भी उसको नहीं भेद पा रही थी, तो ये अपने बाहुबल से ही उसके हाथ को ही उखाड़ देता है। ग्रेंडल जो मॉन्स्टर था उसके हाथ को उखाड़ देता है और ग्रेंडल जो है वहाँ से दर्द से कराता हुआ अपने घर की तरफ, जिन मार्शेज में वो रहता है वहाँ वो चला जाता है और घायल होने की वजह से वो मर जाता है। Beowulf displays the whole of Grendel's shoulder and arm, his awesome graph for all to see at the heroic. और Beowulf जो है उसका डिस्प्ले करता है कि उसका पूरा, क्योंकि हाथ उसके पास ही रह जाता है, तो उसके शोल्डर को हमको दिखाता है, तो जाके बाकी सारे लोग दे सकें। This display would fuel Grendel's mother anger in revenge. और इस डिस्प्ले से कि वो अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है, जब ये बात ग्रेंडल की मदर को मालूम पड़ती है, तो निश्चित रूप से उसको भी बदला लेने की भावना जो उसके अंदर और बढ़ जाती है। सेकेंड बैटल जो होती है, अब जैसा कि माँ जो थी ग्रेंडल की, जो कि उससे भी ज़्यादा क्रूर थी, तो उसे जब मालूम पड़ता है कि ग्रेंडल को मार दिया है, तो उस जो सेकेंड बैटल होती है वो ग्रेंडल की मदर से होती है। द नेक्स्ट नाइट आफ्टर सेलिब्रेटिंग Grendel's defeat, Hrothgar and his men sleep in Harrit. Grendel's mother, angry that her son has been killed, sets out to get revenge. Beowulf was elsewhere earlier after the award treasure the Geats had given up under the lodging. His assistants would be absent in this battle. अब जैसे ही वो बदला लेने के लिए आती है ग्रेंडल की मदर और बहुत क्रुद्ध होती है, तो जैसे ही मालूम पड़ता है कि भाई उसके बेटे को मार दिया गया है, तो लेकिन जब वो बदला लेने के लिए आती है उस समय वहाँ पर बेवुल्फ नहीं होता, क्योंकि जो गीट से जो आए होते हैं योद्धा, इनके रहने का इंतजाम जो है, इनकी लॉजिंग का जो अरेंजमेंट है वो किंग ने किसी और जगह किया होता है। तो ग्रेंडल वायलेंटली किल्स एशर हु इज ह्रोथगर्स मोस्ट लॉयल फाइटर एंड एस्केप्स। तो वहाँ पे जो उसका एक जो किंग है ह्रोथगर, उनका एक बहुत सबसे खास सेनापति या सिपाही होता है, एक वॉरियर होता है, एक लॉयल फाइटर होता है, उसको मार देती है, जिसका नाम एशर होता है, और वहाँ से निकल जाती है। Beowulf and his men track Grendel's mother to her lair under a lake. Unferth, a warrior who had doubted him, wishes to make amends, presents Beowulf with his sword hunting. तो Beowulf और उसके आदमी ग्रेंडल मदर को पीछा करते हैं, उसको ढूंढते हैं, जो कि एक लेयर में रहती थी अंडर अ लेक। अनफर्थ नाम का जो वॉरियर होता है, जैसे कि अपने कैरेक्टर से पहले ही बताया कि वो ज़्यादा पसंद नहीं करता, उससे चिढ़ता भी होता है, इन्फीरियर फील करता होता है Beowulf से। तो वहाँ पर उसको बोलता है कि अच्छा मैं अब वापस अपने रिलेशन आपसे अच्छे करना चाहता हूँ, और उसे अपनी स्वॉर्ड हंटिंग प्रेजेंट करता है। इस एपिक में अपने को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें देयर इज मेंशन ऑफ 3 स्वॉर्ड, सो दिस इज द फर्स्ट स्वॉर्ड, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट स्वॉर्ड थी वो किसने दी, वो अनफर्थ ने दी है, और किसको दी है, बेवुल्फ को दी है। और स्वॉर्ड का नाम क्या है, स्वॉर्ड का नाम है हंटिंग। After stipulating a number of conditions to Hrothgar in case of death, the taking in of his kinsmen and the inheritance by Unferth of Beowulf's state, Beowulf jumps into the lake at the bottom of which he finds a cave containing Grendel's body and the remains of men that the two have killed. अब जब ये स्वॉर्ड देता है, जब ये लेक के अंदर जा रहा होता है, अनफर्थ स्वॉर्ड देता है, अपनी स्वॉर्ड का नाम
हंटिंग होता है तो उस समय बहुत सारी बातें होती हैं, आपस में बातें करते हैं। तब ये बोलता है कि बेवुल्फ कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैं वापस लौट के नहीं आता, तो मेरे आदमियों का ध्यान रखा जाए, उनको उचित सम्मान दिया जाए। और क्योंकि उसने स्वॉर्ड दी होती है अनफर्थ ने, तो जो बेवुल्फ की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सारी अनफर्थ को चली जाएगी। तो ऐसी सारी बताने के बाद वो लेक में जंप कर जाता है, जहाँ पे वो मिल जाती है उसे वो केव, जहाँ पर ग्रेंडल की बॉडी भी होती है और बहुत सारे ऐसे लोगों के भी अर्धजली बॉडीज़ होती हैं, मतलब आधी बॉडीज़ होती हैं, विक्षिप्त बॉडीज़ होती हैं, जो कि उन दोनों माँ बेटा ने मारे थे, यानी ग्रेंडल और ग्रेंडल की मदर ने। अब ग्रेंडल्स मदर एंड बेवुल्फ एंगेज इन फियर्स कॉम्बैट, इन दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। एट फर्स्ट ग्रेंडल मदर्स अपीयर्स प्रिवेल, जैसे युद्ध शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि जो ग्रेंडल की जो मदर है वो उस पर हावी होती जा रही है। बेवुल्फ फाइंडिंग दैट हंटिंग कैनॉट हार्म हिज फो पुट्स इट असाइड इन फ्यूरी, बेवुल्फ इज सेव्ड अगेन फ्रॉम हिज ओपोनेंट्स अटैक बाय हिज आर्मर। अब ये उससे अटैक करता है, जो तलवार उसको अनफर्थ ने दी थी, लेकिन देखता है कि इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो गुस्से में उस तलवार को फेंक देता है और बार बार वो उसके ऊपर हमला करती जाती है, लेकिन वो कई बार अपने आर्मर की वजह से, कवच की वजह से बच जाता है। Beowulf takes another sword from Grendel's mother and slices her head off with it. Traveling further into Grendel's mother lair, Beowulf discovers Grendel corpse and severs his head. अब वहाँ उस गुफा के अंदर उसको एक गुफा की दीवार पर एक तलवार टंगी मिलती है, वो उस तलवार को निकालता है और ग्रेंडल की मदर का जो सर जो है वो धड़ से अलग कर देता है। आगे जैसे ही बढ़ता है उस गुफा में, तो ग्रेंडल मदर्स लेयर में, तो वहाँ पे उस पाता है कि जो ग्रेंडल है, जो ग्रेंडल की बाजू तो उसने उस समय तोड़ी दी, उखाड़ दी थी, लेकिन इसकी जो बाकी की जो बॉडी है में रखे, तो वहाँ से उसका भी सर को धड़ से अलग कर देता है। द ब्लेड ऑफ Beowulf's sword touches Grendel's toxic glue and instantly dissolves so that only the hilt remains. Beowulf swims back to the rim of the pond where his men wait in growing despair. अब जो तलवार जिससे उसने उसकी माँ का सर धड़ से अलग किया था, तो जैसे ही उसको छुलती है, ग्रेंडल की बॉडी छुलती है, तो उसका जो ब्लड होता है वो बहुत ही पॉइजनस टाइप का होता है, तो पूरी तलवार ही पिघलनी शुरू हो जाती है और उसके हाथ में सिर्फ तलवार का वो मूठ जिसे हम बोल सकते हैं वो रह जाता है। ये वापस आता है ऊपर पॉन्ड के और देखता है कि इसके लोग जो हैं वो बेसब्री से घबराहट में इसका इंतजार कर रहे हैं। कैरिंग द हिlt of the sword and Grendel's head, he presents them to Hrothgar upon his return to Herod. Hrothgar gives Beowulf many gifts including a sword Nagling, his family's heirloom. ये उस तलवार की मूठ को लेकर, ग्रेंडल के हेड को लेकर ये पहुंचता है किंग ह्रॉथगर के पास, वहाँ पे उनको ये प्रेजेंट कर देता है। वो बहुत खुश होते हैं इससे, उसको बहुत सारे गिफ्ट देते हैं और एक स्वॉर्ड भी देते हैं जो उनकी खानदानी तलवार होती है। इस तलवार का नाम है नैगलिंग। तो टोटल पूरी एपिक में 3 स्वॉर्ड्स हैं। पहली स्वॉर्ड है हंटिंग, जो कि अनफर्थ ने दी बेवुल्फ को। दूसरी स्वॉर्ड है, इसका नाम नहीं है, जो कि गुफा में मिली, जिससे उसने ग्रेंडल की मदर का सर धड़ से अलग किया। और तीसरी है नैगलिंग, जो किंग ह्रॉथगर इसको गिफ्ट करते हैं, जो कि उनकी खानदानी तलवार है। Then went from a long reflection by the king, sometimes referred to as Hrothgar's sermon, in which he urges Beowulf to be wary of pride to reward his thanes. उसके बाद वहाँ पर उसके ऊपर लॉन्ग रिफ्लेक्शन होता है जो अभी तक हुआ, उसको ह्रॉथगर्स सरमन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वो बेवुल्फ को कई सलाह देते हैं। उसमें मेनली तो टू बी वेरी ऑफ प्राइड, यानी कि कभी भी बहुत ज़्यादा प्राउड अपने अंदर मत लेके आना। और अपने जो थेन्स है, थेन्स यानी कि देखिए कई बार आपको ये THEGNS मिलेगा, कई जगह THANS मिलेगा, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, मीनिंग भी सेम है। ये ऐसे योद्धा जो जनरली जो किंग के या जो मेन जो लॉर्ड होता है उसके बहुत वफादार होते हैं, लॉयल होते हैं, उसके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। और इनको जनरली किंग जो है वो जनरली जो किंग है वो ज़मीन के टुकड़े देकर इनको मदद करता है। थर्ड बैटल इज द बैटल बिटवीन ड्रैगन एंड द बेवुल्फ। बेवुल्फ रिटर्न्स होम एंड इवेंचुअली बिकम किंग ऑफ हिज ओन पीपल। बेवुल्फ वापस आ जाता है और फाइनली वो गीटलैंड का राजा बन जाता है। One day 50 years after Beowulf's battle with Grendel's mother, slave steals a golden trumpet from the lair of a dragon. अब इसे राज करते करते बेवुल्फ को 50 साल हो जाते हैं। 50 साल बाद वहाँ पे जब ये युद्ध हो जाता है, उसके बाद 50 साल के बाद की बात है, तो एक स्लेव होता है, वो एक गोल्डन कप निकाल लेता है एक ऐसे खजाने में से जिसकी रक्षा एक फायर ब्रीदिंग 50 फीट का ड्रैगन कर रहा होता है। When the dragon at Arnosu sees that the cups he being stolen, it leaves his cave in a rage, burning everything inside. और जैसे ही ड्रैगन को मालूम पड़ता है कि भाई जिस खजाने की मैं रक्षा कर रहा हूँ वहाँ से एक कप चोरी हो गया है, तो वो बाहर निकलता है और गुस्से में उसके सामने जो भी दिखता है उसे वो जलाता चला जाता है। अब Beowulf and his warriors come to fight the dragon, but Beowulf tells his men that he will fight the dragon, but he finds himself outmatched. अब जिस समय ये जब जाता है वहाँ से सब कुछ तहस नहस करते हुए, तो बाकी लोगों ने देखा होता है, बेवुल्फ उस समय भी वहाँ पे नहीं होता है। जब बेवुल्फ आता है तो जब ये जाने की कोशिश करते हैं कि भाई अब उसको जाते हैं,
उसका बदला लेते हैं जितना वो नुकसान करके गया है। लेकिन जो बाकी लोगों ने होता है उन्होंने देखा होता है कि वो ड्रैगन कितना ताकतवर है, कि मुंह से वो आग फेंकता है, 50 फीट लंबा है, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। और उसे लगता है ऐसा लोगों की मतलब वो आउट मैच हो जाएंगे, मतलब वो उसके सामने कहीं टिक नहीं पाएंगे। हिज मैन अपॉन सीइंग दिस एंड फीलिंग लाइफ रिट्रीट इनटू द वुड्स, और जैसे ही उसके लोग ये सब देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जंगल में भाग जाते हैं छुपने के लिए। One of his men, Wiglaf, however, in great distress at Beowulf's flight, comes to his aid. The two slay the dragon, but Beowulf is mortally wounded. After Beowulf dies, Wiglaf remains by his side, grief-stricken. When the rest of the men finally return, Wiglaf admonishes them, blaming their cowardice for Beowulf's death. लेकिन उसके आदमियों में से एक आदमी ऐसा होता है विगलेफ, जो कि उसका जैसे हमने कैरेक्टर में पढ़ा, उसका स्वीडिश रिलेटिव होता है, यंग होता है, वफादार होता है वो बेवुल्फ के लिए। वो इस बात को उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है, लेकिन वो अपना कदम पीछे नहीं उठाता और वो चल देता है उसके साथ में ड्रैगन से लड़ने के लिए। दोनों मिलकर उस ड्रैगन को मार देते हैं, बट बेवुल्फ इज मॉर्टली वुंडेड, यानी कि फाइनली वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अगर एपिक को ढंग से देखेंगे तो उसमें जो ड्रैगन है उसके काटने की वजह से, मतलब उसका जो पॉइजन है वो उसके अंदर चला जाता है, इस वजह से वो मतलब युद्ध तो जीत जाता है उससे, ड्रैगन को तो मार देता है, लेकिन खुद भी बाद में बच नहीं पाते। फाइनली बेवुल्फ भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये उसके बाद बहुत तो दुखी हो जाता है, और उसके बाद बाकी लोगों को उनका खंडन कर देता है, उनको ब्लेम करता है कि तुम कायर हो और तुम ही बेवुल्फ के मरने की वजह हो। Afterward, Beowulf is ritually burned on a great pyre in Geatland, while his people wail and mourn him, fearing that without him the Geats are defenseless against attacks from surrounding tribes. Afterwards, a burrow visual from the sea is built in his memory. उसके बाद उसको रिचुअली बर्न किया जाता है ग्रेट पायर में, ग्रीटलैंड में, समुद्र के किनारे। वहाँ पर लोग जो है उसके लिए बहुत मातम मनाते हैं, दुखी होते हैं, और उन्हें ये भी बहुत चिंता होती है कि अब उनका हीरो चला गया तो अब वो डिफेंसलेस हो गए, अब उनकी रक्षा आसपास के जो ट्राइब्स हैं वो जो हमले करेंगे, इस तरह का कोई दैत्य आया तो कौन उन्हें रक्षा करेगा, उनका रक्षक तो चला गया। इस बात का वो बहुत दुख मनाते हैं। और एक बरो जो कि समुद्र से भी दिखता हो, इतना ऊंचा, इतना बड़ा, उसकी मेमोरी में बिल्ड किया जाता है। तो यदि हम पूरी उसको देखेंगे तो आपको समझ आए जो उसकी जो थीम है वो वेंजेंस की थीम है, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से जो होती है, वो एबल का बदला लेना चाहता है, उसे प्रॉब्लम हो जाती है, वो रेस्ट कर रहा होता है, उसे आवाज़ आती है रॉदगर के गाने बजाने की, तो इसका बदला लेने के लिए वो वहाँ पे उद्यम करता है, लोगों को परेशान करता है, लोगों को मार देता है। उसका बदला लेने के लिए बेवुल्फ जाता है, बेवुल्फ जाके उसको मार देता है। अब ग्रेंडल मर जाता है तो उसका बदला लेने के लिए उसकी माँ आती है, एशर को मार देती है। एशर का बदला लेने के लिए वापस बेवुल्फ जाता है, ग्रेंडल की मदर को मार देता है। और यहाँ पर ये इसका कप चोरी हो गया होता है इसके खजाने में से, जो ये फायर ब्रीथिंग ड्रैगन होता है, तो वो लोगों को मारता है उसका बदला लेने के लिए बेवुल्फ से फाइट। तो पूरी जो थीम है, बेसिक थीम आप देखेंगे तो इसमें आपको वेंजेंस भी देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम्स के हिसाब से मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।